प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 7 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम दूसरे सप्ताह के दूसरे कालांश अर्थात व्याख्यान में एक दूसरे से रूबरू हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 6 सभी के लिए निश्चित तौर पर कारगर सिद्ध हुआ होगा। जैसा कि विदित है, दूसरे सप्ताह के व्याख्यानों का विषय शोध का व्यावहारिक पक्ष और उसके स्वरूप से संपृक्त है। उसी कड़ी में प्रस्तुत व्याख्यान हिंदी शोध की समस्याएं और उसका निदान में हिंदी शोध के वर्तमान परिदृश्य पर दृष्टिपात किया जाएगा। तो अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। वर्तमान में हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर के महत्वपूर्ण चिंता ये है कि उच्च अध्ययन के क्षेत्र में शोध की दशा बहुत दयनीय है। हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित शोध कार्यों को लेकर काफ़ी टीका टिप्पणी होती है। प्रबंधों को लेकर कुछ एक अधिकारी विद्वान उपहास करने से भी नहीं चूकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शोध प्रबंध के मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक प्रति विदेश भेजी जाती है। विश्वविद्यालयों में शोध प्रबंधों के मूल्यांकन के लिए विदेशों का किया जाने वाला रुख शोध की समस्याओं के निदान के लक्ष्य पर आधारित है। शोध के गिरते स्तर को लेकर एक चिंता आज की नहीं, बहुत पहले ही शोध के महारथी डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वान ने अपने ग्रंथ शोध और सिद्धांत में व्यक्त की थी। आम धारणा बन गई है कि हिंदी समेत अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में एमए, पीएचडी करना बहुत आसान है। अवधारणा एक सीमा तक सही भी है। अनुमानित रूप से हमारे देश में प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों और उससे संबद्ध महाविद्यालयों और विभिन्न संस्थानों से लगभग 10,000 के आसपास एमफिल, पीएचडी और डीफिल तथा डीलिट इत्यादि नामों से उपाधियां वितरित की जाती हैं। इनमें हिंदी भाषा और साहित्य की स्थिति अन्य विषयों से अधिक उत्साहजनक है। यह बात इस आधार पर कही जा सकती है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी भाषा साहित्य से संबंधित शोध प्रबंधों पर वितरित की जाने वाली उपाधियों की संख्या संभवतः विज्ञान और मानविकी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य से संबंधित शोध प्रबंधों की संख्या से काफी अधिक होती है। इस कथन का स्पष्ट कारण भी है। हिंदी भाषा साहित्य प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा के स्तर पर उत्तर भारत के कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्यों और पश्चिम के प्रदेशों में पठन पाठन के विषय के रूप में प्रचलित है। हिंदी का विस्तार आजकल अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर चुका है। इसे हम सब लोग जानते हैं, परंतु इसी संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि उन्नति का मापदंड संख्या नहीं होती है। अर्थात कहने का आशय ये है कि केवल संख्या के आधार पर हम किसी की उन्नति को रेखांकित या लक्षित नहीं कर सकते हैं। यही स्थिति शोध के संदर्भ में भी है। तो कहना ये है कि शोध में उन्नति को रेखांकित करने के लिए हमें निश्चित रूप से उसकी गुणात्मकता पर दृष्टिपात करना होगा।
अतः हिंदी भाषा साहित्य के क्षेत्र में भी शोध और अनुसंधान की बेहतर स्थिति का मापदंड उपाधियों की संख्या नहीं हो सकता, बल्कि इसका निर्धारण किसके द्वारा होगा? गुणात्मकता के द्वारा किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं समस्याओं की। समस्या वास्तविक है। वास्तविकता का अर्थ ये है, या इस संदर्भ में कहना ये है कि शोधार्थियों की विशाल संख्या, ज्ञान की सीमितता। तो अब हम बात करते हैं समस्याओं की। कहने का तात्पर्य ये है कि समस्याएं वास्तविक हैं। शोधार्थियों की विशाल संख्या, ज्ञान की सीमितता, निर्देशकों की अनुदारता और अकुशलता, आपस की ईर्ष्यात्मक प्रतिस्पर्धा तथा नामांकन से लेकर मूल्यांकन तक में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोध उपाधियों की नौकरियों तथा पदोन्नति के लिए अनिवार्यता कुछ ऐसे कारण है जो हिंदी भाषा और साहित्य के गिरते शोध स्तर के लिए जिम्मेदार कारक के रूप में उत्तरदायी माने जा सकते हैं। शोधार्थियों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति बरती जाने वाली उदासीनता और एक सीमा तक गैर जिम्मेदारी की प्रवृत्ति भी हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित शोध के गिरते स्तर का एक प्रमुख कारण होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी शोध की परंपरा और उसका जो आरंभिक स्वरूप है और उसका क्या परिदृश्य है। दरअसल हम वर्तमान स्थिति को समझने के लिए पीछे जाते हैं। कहने का आशय ये है कि जब तक हम उसकी परंपरा और विकास पर दृष्टिपात नहीं कर लेंगे, तब तक हम वर्तमान के गिरते स्तर को कदाचित बहुत स्पष्टता के साथ नहीं समझ सकते हैं। तो इस संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित आरंभ हुए शोध कार्य ने एक लंबा रास्ता तय कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। देश में सुचारू रूप से नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना के साथ आरंभ हुए शोध कार्य का इतिहास लगभग 100 वर्षों से भी अधिक पुराना हो चुका है। भाषा से संबंधित राम बाबू सक्सेना और धीरेन्द्र वर्मा के अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत प्रबंध समकालीन संदर्भों में भी अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं। प्रथम चरण में प्रस्तुत प्रबंधों में पीताम्बर दत्त बड़कथवाल का शोध प्रबंध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, माता प्रसाद गुप्त कृत, तुलसीदास जीवनी और कृतियों का समीक्षात्मक अध्ययन, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के प्रबंध आधुनिक हिंदी साहित्य, राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और भगीरथ मिश्र के प्रबंध हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास इत्यादि वर्तमान में भी अपने अपने विषय के अग्रणीय शोध प्रबंध के रूप में अपनी हैसियत रखते हैं। इसके बाद जब हम दूसरे चरण पर दृष्टिपात करते हैं, तो देखते हैं कि शोध के दूसरे चरण में शोधार्थियों की संख्या बढ़ी और उनकी गुणवत्ता भी एक सीमा तक बरकरार रही। बहुत सारे ऐसे शोध प्रबंध सामने आते रहे जिनकी पहचान स्थापित होती रही। फादर कामिल बुल्के के प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास, लक्ष्मी नारायण लाल कृत हिंदी कहानियों की शिल्पित का विकास, दशरथ ओझा के प्रबंध हिंदी नाटक उद्भव और विकास, राम खिलावन पांडे के प्रबंध मध्यकालीन संत साहित्य, राम पूजन तिवारी कृत सूफी मत साधना एवं साहित्य इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण शोध प्रबंध हैं
जिनकी हैसियत प्रथम चरण के शोध प्रबंधों की अपेक्षा कम करके नहीं आंकी जा सकती है। यानी ये उसी स्तर के शोध प्रबंध हैं जिस स्तर के शोध प्रबंध हमको शोध के आरंभिक चरण में दिखाई देते हैं। तो अब हम इसके बाद समस्या के मूल तक पहुंचने के लिए वर्तमान हिंदी शोध के परिदृश्य पर विचार करेंगे। वर्तमान में एक तरफ तो केंद्र और राज्य सरकारें विविध सभा संस्थाओं के माध्यम से शोध की प्रगति और गुणवत्ता के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोध में गुणात्मक सुधार के लिए न केवल दी जाने वाली सहायता राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, बल्कि इधर हाल के वर्षों में तो अनुदान राशि को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी शोधार्थियों के लिए सुलभ करा दिया गया है। यानी जितने भी देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आप सभी लोगों को ये जानकारी होगी कि उसमें एक निश्चित रकम तमाम विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई है। ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें हिंदी भाषा और साहित्य के शोधार्थी भी दूसरे अन्य विषयों के शोधार्थियों की तरह लाभान्वित हो रहे हैं। शोध को वैज्ञानिक बनाने की दिशा में प्रयास के रूप में कई संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में बाकायदा शोध प्रविधि के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था पहले से थी और वर्तमान में भी है और उसका क्षेत्र विस्तृत हुआ है। विद्वानों ने हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित शोध प्रविधि के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन और चिंतन के बाद सहायक सामग्री भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, परंतु परिणाम वही ढाक के तीन पात। दुर्भाग्य ये है कि अधिकतर प्रबंधों में शोध प्रविधि को कदाचित अनदेखा ही किया जा रहा है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमको ये भी देखना होगा कि शोध की बाधाएं क्या हैं, अर्थात शोध की दिशा में कौन-कौन सी बाधाएं हैं जो शोध के गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार के रूप में रेखांकित की जा सकती हैं। शोध की गुणात्मकता के लिए पंजीकृत शोधार्थी क्या शोध का अधिकारी है या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी कहने का आशय है कि यहीं से शोध की गुणवत्ता का प्रश्न भी खड़ा होना आरंभ हो जाता है। शोधार्थी जिज्ञासु, गृहीत विषय का जानकार, क्षमतावान और समर्पित तथा कार्य संलग्न और लगनशील होना चाहिए। परंतु हिंदी भाषा और साहित्य में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आते हैं, निश्चित रूप से कहना अनुचित ना होगा कि उनका लक्ष्य केवल समय व्यतीत करना होता है। कभी-कभी ये भावना भी कार्य करती है कि हिंदी आसान विषय है, इससे नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने अध्यापकीय अनुभवों के आधार पर आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारी स्नातक कक्षाओं में अधिकांश विद्यार्थी इसलिए हिंदी विषय को अपने मुख्य विषय के रूप में चुनते हैं कि उनको किसी दूसरे विषय में प्रायः प्रवेश नहीं मिलता है और वो अपने अध्ययन काल के समय खास तौर से आरंभिक दिनों में असंतुष्ट भी रहते हैं। यही विद्यार्थी बाद में स्नातकोत्तर के पश्चात शोध के क्षेत्र में आ जाते हैं। यद्यपि कुछ विद्यार्थी आज भी अपनी रुचि के कारण इस क्षेत्र में आते हैं, ऐसा भी हमें कहना होगा। यानी ये बात सभी विद्यार्थियों पर लागू नहीं होती है।
आज भी वर्तमान परिदृश्य में भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी इच्छा और रुचि के कारण शोध के क्षेत्र में आते हैं। तो हम उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे जो कि बाधक के रूप में काम करती है। सबसे पहले तो शोध निर्देशक के चुनाव की प्रक्रिया समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। निर्देशक का चुनाव शोध के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, अर्थात यही से शोध की गुणवत्ता और उत्कृष्टता प्रभावित होने लगती है। निर्देशक का चयन उसकी विषय में पारंगतता और उसके अध्ययन क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि निर्देशक का चयन उसके साथ भविष्य में रोजी-रोजगार की संभावनाओं से जोड़कर ही अधिकांशतः होता है। वर्तमान और भावी विभागाध्यक्षों और प्रभावशाली हैसियत वाले निर्देशक को विषय विशेषज्ञ निर्देशक की अपेक्षा अधिक महत्व देना निश्चित रूप से शोधार्थी के शोध कार्य को प्रभावित करेगा। कई विश्वविद्यालय में तो निर्देशक के चयन का अधिकार विभाग का होता है। तो ऐसे में आप स्थिति की विकटता का अनुमान लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम विषय चयन से संबंधित समस्याओं पर गौर करेंगे। विषय चयन का शोध प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। विषय को लेकर हिंदी भाषा साहित्य से संबंधित शोध में व्यापक घालमेल दिखाई देता है। अधिकतर शोधार्थियों को व्यावहारिक धरातल पर विषय चयन की स्वतंत्रता नहीं होती है, न ही वो अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन का प्रयत्न ही करता है। हिंदी विभागों में प्रस्तुत शोध प्रबंधों में सार्थक और मौलिक विषयों का प्रायः अभाव दिखता है। एक ही शीर्षक में हेर-फेर के साथ दर्जनों शोध प्रबंधों के लिए विषय निर्धारित कर लिए जाते हैं। भेड़-चाल बहुत है। यदि किसी रचनाकार के व्यक्तित्व और कृतित्व को शीर्षक बनाकर शोध कार्य शुरू हुए, तो छोटे-बड़े सभी रचनाकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध कार्य की होड़-सी मच जाती है। इसी प्रकार यदि किसी रचनाकार के कथ्य और शिल्प पर कार्य करने की शुरुआत हुई, तो बस एक आंधी सी चल पड़ती है। यही हाल सामाजिक चेतना, यथार्थ चेतना, स्त्री चेतना या विमर्श तथा दलित चेतना और विमर्शों का भी है। प्रबंधों में सामाजिक चेतना और यथार्थ चेतना को समझने में ही, यानी उसके बारे में चर्चा करने में ही प्रबंध का आधा भाग लगभग पूरा हो जाता है। तो शोध के विषय की कमी नहीं है। आज भी भाषा और लोक साहित्य जैसे क्षेत्रों में शोध कार्य की असीम संभावनाएं हैं। इसी प्रकार प्राचीन साहित्य और उससे संबंधित ग्रंथों पर भी अभी भी अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है, लेकिन अधिकांश शोधार्थी आधुनिक साहित्य के दायरे में ही भटकते हुए दिखाई देते हैं। उनका लक्ष्य या उनका कार्य कदाचित सहजता, आसानी के आग्रह के कारण आधुनिक साहित्य में ही निहित होता दिखता है। चुने गए शोध विषय से अधिक आलोचनात्मक अध्ययन के विषय होते हैं, यानी जो हम विषय चुनते हैं उसमें शोध के बजाय आलोचना का आग्रह अधिक होता है। कथा साहित्य में भी विषय का अभाव नहीं, लेकिन भेड़ चाल की प्रवृत्ति के कारण इस क्षेत्र के विषयों में भी दोहराव ही दिखाई देता है। विभाजन संबंधी कथा साहित्य पर आधारित प्रबंधों की कुल संख्या अभी भी 10-12 से अधिक नहीं है, बावजूद इसके कि इस विषय में स्पेस बहुत अधिक है, यानी इस पर बहुत सारा काम किया जा सकता है।
फिर भी इससे संबंधित जो प्रबंध हैं उसमें वैविध्य नाम मात्र का ही दृष्टिगत होता है। इस संदर्भ में सुभाष चंद्र का प्रबंध देश विभाजन और हिंदी उपन्यास और हरियश राय का प्रबंध भारत विभाजन और हिंदी उपन्यास देखे जा सकते हैं। दोनों लगभग लगभग एक जैसे हैं। दूसरे प्रबंध भी इसी प्रकार के मिलते-जुलते शीर्षकों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। विषय के संबंध में यदि छानबीन की जाए तो बहुत सारे अप्रासंगिक विषयों से संबंधित शोध प्रबंध भी दिख जाएंगे। दरअसल विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत और संस्थानों के द्वारा भी शोध संदर्भ ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की गई है, लेकिन लगता ये है कि अधिकांश शोधार्थी विषय चयन से पहले इस तरह के संदर्भ ग्रंथों को देखने की जहमत ही नहीं उठाना चाहते हैं। वर्तमान में शोध गंगा की भी सहायता ली जा सकती है। बहरहाल इसके बाद हम रूपरेखा के निर्माण की अनियमितताओं पर भी विचार करके वर्तमान शोध की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। शोध प्रबंधों की रूपरेखा के निर्माण में भी अनियमितताओं और अनर्गल प्रसंगों की भरमार होती है। निराला के काव्य के शैली वैज्ञानिक अध्ययन में भी उनके युग की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक आदि परिस्थितियों से संबंधित अध्याय का होना आवश्यक होता है। निश्चित रूप से यह विषय से भटकाव के रूप में रेखांकित किया जाए तो इसी प्रकार केंद्रीय विषय से भटकाव की स्थिति रूपरेखा निर्माण के दौरान अधिकांश हिंदी भाषा के प्रबंधों में दिखाई देती है। विभाजन से संबंधित त्रासदी के विवेचन विश्लेषण में इस्लाम के जन्म और उसके भारत आगमन तक के इतिहास के अंकन का प्रयास निश्चित रूप से औचित्यहीन है। ज्ञातव्य ये भी है कि प्रबंधकार की यह निश्चित अवधारणा होती है कि विभाजन के मूल में कार्यरत सांप्रदायिकता का जन्म आधुनिक युग की घटना है। ऐसे में इस्लाम के जन्म और उसके भारत आगमन तक के इतिहास का अंकन अप्रभावी और अनर्गल ही साबित होता है। अब हम तथ्यों के संग्रह में उदासीनता पर भी संक्षेप में विचार कर लेते हैं। तथ्यों की छानबीन को लेकर बरता जाने वाला गैर जिम्मेदाराना रवैया तो समकालीन शोधार्थियों में एक प्रमुख गुण के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। कुछ प्रबंधों को देखकर लगता है कि प्रबंधकार ने आधार या मौलिक ग्रंथ को देखने की आवश्यकता ही नहीं समझी। विभाजन संबंधी हिंदी कहानियों की चर्चा करते हुए कुछ लोगों ने अज्ञेय की कहानी शरणदाता के साथ विभाजन की पृष्ठभूमि पर इसी नाम से वृंदावन लाल वर्मा की एक कहानी का भी उल्लेख अपने शोध ग्रंथों में किया है। जबकि वास्तविकता ये है कि वर्मा जी ने शरणदाता नाम से कोई कहानी नहीं लिखी है। उनके संग्रह शरणागत में शरणागत नाम की जो कहानी है उसका संबंध भी स्पष्ट रूप से विभाजन से नहीं है। डीलिट उपाधि के लिए प्रस्तुत प्रबीला अग्रवाल के शोध प्रबंध भारत विभाजन और हिंदी कथा साहित्य में प्रबंधकार ने एक कहानी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उग्र ने कथा संग्रह पोली इमारत में चौड़ा छुरा नामक कहानी संग्रहित की है, जिसमें आज़ादी के 8 दिन पहले की वस्तु स्थिति और समाज के अस्त व्यस्त जीवन का संस्मरणात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जबकि वास्तविकता ये है कि उपर्युक्त अंश यानी जो अंश हमने आप लोगों के सामने रखा
उसी उल्लेखित संग्रह में संग्रहीत कहानी आज़ादी के 8 दिन पहले के संक्षिप्त परिचय का अंश है, जबकि लेखिका द्वारा इसे चौड़ा छुरा के संक्षिप्त परिचय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह तथ्य दरअसल शोधार्थी के गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचायक है। कमाल तो शोधार्थी ने ये किया है कि इसी प्रबंध में सैयद अशरफ हुसैन को उर्दू में लिखने वाला एक पाकिस्तानी कथाकार के रूप में रेखांकित किया है। यह सर्वविदित है कि कथाकार विशुद्ध भारती हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत भी थे। तो बिना किसी छानबीन के केवल भाषा के आधार पर रचनाकार की नागरिकता का निर्धारण निश्चित ही शोधार्थी की शोध के प्रति लगन और गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए हिंदी शोध में तथ्यों की अनदेखी और गैर जिम्मेदारी की उस भावना को उद्घाटित करता है जो वर्तमान हिंदी शोध की एक अहम समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। विभाजन संबंधी उर्दू तथा पंजाबी साहित्य को केवल उसकी नागरी लिपि में उपलब्धता के कारण हिंदी की रचना के रूप में सम्मिलित करने की जो प्रवृत्ति है वह आम तौर पर देखी जा सकती है। इसी प्रकार अब हम लेखन की जो अनियमितता है और शोध के उत्कृष्टता के बाधक के रूप में कार्यरत होती है, उस पर भी विचार करेंगे। शोध प्रविधि की वैज्ञानिकता के उल्लंघन की दृष्टि से प्रबंधों के उद्धरणों और टिप्पणियों तथा संदर्भ ग्रंथों की सूची के प्रस्तुतिकरण में तो अव्यवस्था का बोलबाला दिखाई देता है। उद्धृत ग्रंथों का मनमाने ढंग से उल्लेख अधिकांश प्रबंधों में देखा जा सकता है। अगर कहीं पुस्तक का नाम उल्लेख होगा तो लेखक गायब। अगर दोनों नाम होंगे तो उनके क्रम निश्चित नहीं होंगे। संदर्भ ग्रंथ और सहायक ग्रंथ के अंतर को अधिकांश शोधार्थी मानव अंतर मानते ही नहीं और मनमाने रूप में उसका घालमेल करते हैं। पुस्तकों की सूची प्रस्तुत करते समय पुस्तक प्रकाशन संस्थान एवं प्रकाशन वर्ष और संस्करण इत्यादि को अंकित करने की हिंदी का शोधार्थी कोई आवश्यकता ही नहीं समझता। इसे मानो आवश्यक के बजाय अनावश्यक काम की श्रेणी में रख दिया जाता है। इसी प्रकार पाद टिप्पणियों के संदर्भ में भी मनमानी की जाती है। अनुक्रमणिका तो आजकल हिंदी भाषा साहित्य से संबंधित शोध प्रबंधों में मानो शोध प्रविधि की प्रक्रिया से खारिज ही कर दी गई है। यदि पिछले कुछ वर्षों में हुए शोध कार्यों की भीड़ से ऐसे प्रबंधों का चुनाव करना हो जो अपने विषय क्षेत्र में स्थान रखते हो तो यह चुनौती ही होगी। प्रश्न ये उठता है कि हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित शोध के गिरते स्तर पर लगाम कैसे लगाई जाए। तो इस संदर्भ में संक्षेप में बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, कारणों का उल्लेख तो किया जा चुका है। यहाँ कहना यह भी होगा कि विद्वान अपने अपने दृष्टिकोण से उससे निपटने के सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं, परंतु सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत उपायों तथा तर्कों और तथ्यों पर आधारित सुझावों की अपेक्षा आवश्यकता है उन सिद्धांतों को व्यवहार रूप में प्रयोग करने की। सिद्धांतः नामांकन के नियमों को कठोर बनाकर शोधार्थियों की संख्या को घटाकर, या इसे यूं कहा जाए कि उच्च प्रतिभा से संबंधित और उससे संपन्न लोगों को ही इस क्षेत्र में प्रवेश देकर
शोध के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। इसके लिए प्रवेश परीक्षाओं का सहारा लिया जा रहा है। उससे निश्चित ही भविष्य में लाभ दिखाई देने लगेगा। परंतु इन परीक्षाओं के स्वरूप में अभी भी कतिपय खामियां हैं। उनको दूर करने के लिए निश्चित रूप से ज़रूरत है। वस्तुतः प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वरूप इस प्रकार से निरा निर्धारित किया गया है कि इनमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के सफल होने का प्रतिशत शोधार्थियों की अपेक्षा अधिक होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयनित और बड़ी रकम वाली छात्रवृत्तियों से पोषित शोधार्थियों का अन्य शोधार्थियों की अपेक्षा और अधिक निष्क्रिय साबित होने के कारण वह अर्थहीन ही सिद्ध होती है। छात्रवृत्तियों का उपयोग बजाय शोध कार्य संपन्न करने के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किया जा रहा है। इन परीक्षाओं में असफल होने जाने के बाद अंततः विवशता के कारण शोध को औने पौने में निपटाने का चलन देश के कई एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में भी दिखाई देता है। इस प्रवृत्ति के विस्तार को पदोन्नति की अनिवार्यता के साथ जुड़ जाने के कारण दूसरे राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में भी हम लक्षित कर सकते हैं। अतः इस समस्या का हल शोधार्थियों के साथ शोध निर्देशक के रूप में कार्यरत अध्यापकों को भी शोध के प्रति ईमानदारी के साथ जागरूक होकर कार्य करना होगा। इसके लिए इच्छा शक्ति के अतिरिक्त कजा सॉरी कदाचित अन्य मार्ग नहीं। निश्चित ही यदि हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में शोध से जुड़े लोग शोध के गिरते स्तर को उठाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे आएं, तो वह दिन दूर नहीं जब हम एक बार पुनः उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो शोध के पहले और दूसरे चरण में दिखाई देता है। इतना ही नहीं बल्कि हमें उससे भी आगे बढ़ना होगा। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में जो परंपरा हमें प्राप्त हुई वो और अधिक विकसित और उत्कृष्टता की तरफ जानी चाहिए। आशा है कि आपके लिए प्रस्तुत व्याख्यान कारगर सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद।